मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत आज वैदिक गणित और प्राचीन गणित के कुछ रोचक विषयों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम आपके समक्ष गणित में फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे। फैक्टर्स का अर्थ होता है गुणनखंडन और उसका गुणनफल। तो गुणनखंडन और गुणनफल ये बीज गणित की आजकल एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है और इसका सूत्र मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। और इस मॉडर्न मैथमेटिक्स के इस सूत्र के अनुसार बड़ी आसानी से हम लोग किसी का गुणनखंडन और गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो गुणनखंडन और गुणनफल का जो सूत्र है वो आपने अध्ययन किया होगा। मॉडर्न मैथमेटिक्स में खूब पढ़ाया जाता है। जैसे हम कहें कि x प्लस ए मल्टीप्लाइड x प्लस बी, तो ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बी। ये सूत्र है। इस सूत्र को आप जानते हैं, इसलिए हमको इस सूत्र को विस्तार से नहीं कहना है। वैदिक गणित के अंतर्गत इस सूत्र के द्वारा जिस प्रकार गुणनखंडन और गुणनफल होता है उसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमने ये पहले भी कहा था आपको कि वैदिक गणित में जो बातें कही गई हैं वो कोई भी नई नहीं है, अपितु उस बात को एक अन्य प्रकार से रखने का तरीका है ना। क्योंकि गणित में जो विधियां हैं वो बिल्कुल अलग विधि नहीं हो सकती, हम उसको अन्य प्रकार से कह सकते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में आपने जो फैक्टर्स का या गुणनखंडन का या गुणनफल का जो तरीका आपने समझा हुआ है उसी को वैदिक गणित में कुछ अन्य प्रकार से कह दिया जाता है ताकि उससे आपको करने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पर आपको वैदिक गणित के अनुसार जो गुणनखंडन और गुणनफल की बातें कही गई हैं उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और हम ये मानकर चलते हैं कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो फैक्टर करने का तरीका है या जो फैक्टर का जो सूत्र है वो आपको मालूम है। तो अगर आपको मालूम है तो आप उसको मन में याद रख सकते हैं, ताकि अगर वो मॉडर्न मैथमेटिक्स का सूत्र आपको मालूम होगा तो उससे हम जो बातें कहने जा रहे हैं वो आसान हो जाएंगी। तो पहली तो बात ये जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि अगर किसी द्विपद का वर्ग किया जाए और उस वर्ग को ड्यूप्लेक्स के तरीके से समाधान किया जाए तो वही उसका गुणनफल बन जाता है। मैंने क्या कहा? अगर किसी द्विपद का वर्ग किया जाए और उस द्विपद के वर्ग को ड्यूप्लेक्स के तरीके से गुणित किया जाए तो वह गुणनफल बन जाता है। वाह, कितना सुंदर आपने लिखा लोकेश चंद जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सूत्र आपने लिख दिया लोकेश चंद जी ने, आपने सूत्र लिख दिया, बहुत अच्छा। आपने कहा कि हाँ ठीक है, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। ये मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूं कि अगर किसी द्विपद का वर्ग किया जाए और उस वर्ग को ड्यूप्लेक्स के अनुसार गुणन किया जाए तो उससे अपने आप ही उसका गुणनफल तैयार हो जाता है। माने ड्यूप्लेक्स की विधि से करते ही वो गुणनफल तैयार हो जाता है। तो ये बात केवल वर्ग में लागू होती है, क्योंकि ड्यूप्लेक्स वाली जो विधि है वो वर्ग में ही होती है। मुझे याद नहीं है या पता नहीं है कि आपको ड्यूप्लेक्स वाली विधि याद है कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने बताई थी और हम बहुत जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि आप तो सभी समझदार हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो इसलिए हम एक विधि को बहुत जल्दी समझा देते हैं आपको। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ड्यूप्लेक्स वाली विधि क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए 37 का वर्ग करना है, 37 का वर्ग करना है, क्या होगा बताइए? ड्यूप्लेक्स की विधि से कितने ड्यूप्लेक्स बनेंगे? अगर 37 का वर्ग करना हो तो ड्यूप्लेक्स कितने बनेंगे, है ना? मुझे मालूम नहीं है कि आपको याद है कि नहीं, मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर से कह देता हूँ।
जैसे कि ड्यूप्लेक्स बनेंगे 3 और कॉमा 3 7 कॉमा 2, ये 3 ड्यूप्लेक्स बनेंगे, है ना। क्या बनेंगे? अगर 37 का वर्ग करना हो तो ड्यूप्लेक्स क्या बनेंगे? 3 कॉमा 3 7 कॉमा 7, ये 3 ड्यूप्लेक्स बनते हैं। और नियम यह है कि अगर एक संख्या हो, एक डिजिट हो तो उसका वर्ग करते हैं, और अगर 2 डिजिट हो तो 2 गुणे और बाकी जो 2 संख्याएं हैं उनका वर्ग करते हैं, और फिर एक संख्या आती है तो फिर एक का वर्ग करते हैं। ये नियम है। जैसे कि 37 में हमने कितने बनाए? 3 कॉमा 3 7 कॉमा 7, ये 3 बनाए। तो हम नियमानुसार क्या करेंगे? 3 का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग क्या हो गया? 9, और उसके पश्चात 2 गुणे 3 गुणे 7 रखेंगे, है ना। मतलब 3 और 7 का गुणा और 2 अलग से, 2 तो रहेगा, है ना। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 ये रखेंगे, तो कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 6 सते 42 हो गया। तो 42 रखेंगे। अब 42 में एक संख्या को 9 के नीचे रखेंगे और बाकी को उसके आगे बाईं तरफ रखेंगे, और उसके पश्चात जो 7 है, 7 का फिर वर्ग करेंगे। तो 7 के वर्ग में 7 का वर्ग 49 हुआ, तो 49 में 9 को अलग लिखेंगे और 4 को पहली वाली दहाई के नीचे, माने 2 के नीचे। तो 9 उसके नीचे, 9 के नीचे 4, 2 आगे, फिर 2 के नीचे 4, 9 आगे। ऐसा जोड़ने पर 1369 आता है। 1369, ये ही 37 का वर्ग है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको याद है कि नहीं, है ना। अगर आपको याद है और आपने इसको अभ्यास कर लिया है तो हमें इस विषय में कुछ नहीं कहना है, परंतु याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। जैसे 37 का वर्ग करना है, तो ये जो मैंने विधि बताई थी ड्यूप्लेक्स वाली, वो मैं इससे पहले बता चुका हूँ और मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी है। आप लोग कृपा करके लिख के बताइए, 37 में कितने ड्यूप्लेक्स बने? 37 में कितने ड्यूप्लेक्स बने बताइए? 37 में ड्यूप्लेक्स बने 3। कौन कौन से? पहले दहाई का 3, उसके बाद कॉमा, फिर 3 7, उसके बाद कॉमा, फिर 7, ये 3 बने। 3 कॉमा 3 7 कॉमा 7, ये कॉमा। आप लोग लिख के बताइए 37 का ड्यूप्लेक्स कितने बने? लिख के बताइए। 3 कॉमा 3 7 कॉमा 7, ये 3 बने। लिख के बताइए। कोई भी लिख नहीं रहे हैं। हाँ पांडे जी लिख के बताइए 37 के ड्यूप्लेक्स कौन कौन से बने? 3 कॉमा, हाँ ये अशोक शर्मा जी ने लिख दिया 3 कॉमा 3 7 कॉमा 7 कॉमा। अरुण आर्य जी ने लिखा, हाँ ठीक है, आपने भी लिख लिया अरुण आर्य जी ने। तो नियम क्या है? नियम यह है कि पहले जो 1 डिजिट होगा तो वर्ग करेंगे, और 2 डिजिट होगा तो उन दोनों का आपस में, और 2 और साथ में। तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9, और उसके बाद 3 7 में क्या करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 7। 3 7 में क्या करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 7, कितना हो गया? 42 हो गया। और 7 का फिर वर्ग करेंगे तो 49 हो गया। तो 9 के नीचे 42 लिखिए। हाँ नरेश पत्र जी ने लिखा है 9 3, हाँ ये तो आपने ड्यूप्लेक्स लिखा। अब मैं आगे विधि बता रहा हूँ। नरेश पत्र जी नहीं, आपने तो ये ड्यूप्लेक्स लिख दिया। अब मैं विधि बता रहा हूँ। विधि यह है कि 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9, और 3 7 में 2 गुणे 3 गुणे 7 रखेंगे तो 42, और 7 का वर्ग करेंगे तो, हाँ ये अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं
9 लिखा आपने, उसके नीचे 42 लिखा, और 2 के नीचे 4 लिखिएगा, 49। जो इसके आगे 49 लिखेंगे तो 2 के नीचे 4, उसके आगे 9। 2 के नीचे 4 और उसके आगे 9, ऐसा लिखेंगे तो 1369 आता है। ऐसा करेंगे तो 1369 आता है ना? इसको कर लेंगे ना आप? मेरा ख्याल है आप इसको कर लेंगे। ये ठीक आता है कि नहीं? इसका जवाब 1369 आता है ना? इसका जवाब 1369 आता है ना? 42 में 2 के नीचे 4 और 9 आगे बाईं तरफ लिख लीजिए। 42 में 2 के नीचे 4 लिखिएगा। 49 जो है वो दहाई का जो 4 है वो 2 के नीचे लिखेंगे। 2 के नीचे 4 आगे 9, और इसको जब जोड़ेंगे तो 1369 होता है। तो 1369 ये इसका जवाब हुआ। ये ठीक हुआ कि नहीं? 1369 इसका जवाब हुआ। ठीक हुआ कि नहीं? इसका जो, हाँ ठीक है, अशोक शर्मा जी ने लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो मैंने ड्यूप्लेक्स वाली विधि आपको याद करा दी। अब आगे हम फैक्टर की बात कहते हैं। फैक्टर माने गुणनखंडन और गुणनफल। तो इसको जब हम करते हैं तो अगर, हाँ ये अरुण आर्य ने भी लिख लिया, 3, 42, 49, ठीक है। तो 9 के नीचे 4 लिखिएगा 42 का, और 2 के नीचे फिर 4 लिखिएगा तो आ जाएगा। तो आपने ये विधि आपने याद कर ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, लोकेशन जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लोकेशन जी, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस विधि से वर्क किया जाए तो उससे वही गुणनफल प्राप्त हो जाता है जो हम सूत्र के द्वारा करते हैं। जो हम बीजगणित के सूत्र के द्वारा इस गुणनखंडन का गुणनफल प्राप्त करते हैं, वही गुणनफल इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसके लिए करिए भला, इसके लिए करिए, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख लीजिए ताकि गुणनखंडन आसानी से पता चल जाए। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3, ऐसे कर लीजिए। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3, ऐसा कर लीजिए। तो इसको हम द्विपद का गुणनखंडन कहते हैं। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुणनखंडन, है ना? फैक्टराइजेशन, है ना? x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3, ठीक है ना? ये गुणनखंडन हो गया, ये फैक्टर बन गए ना? x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3। आप लिख सकते हैं x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3। x प्लस 3 को ब्रैकेट में लिख लीजिए और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट शुरू कीजिए, फिर x प्लस 3 लिख लीजिए। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोकेश चंद्र जी बहुत अच्छा लिखा। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 3, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो अब ये जो आपने लिखा है, इसको इसमें ही आप वो ड्यूप्लेक्स वाली विधि लगा दीजिए, है ना? बिल्कुल ठीक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, गुणनखंडन प्राप्त हो जाएगा, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, है ना? आप इसमें वही ड्यूप्लेक्स वाली विधि जो हमने अभी बताई है ना, वो लगा दीजिए। तो लगाइए, कैसे होगा भला? इसमें ड्यूप्लेक्स कौन से बनेंगे? ड्यूप्लेक्स कौन से बनेंगे? 3 बनेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 x, नंबर 2 x प्लस x 3, नंबर 3 3 बनेंगे ना? जैसे 37 में देखा था आपने, 37 में 3, 37 और 7 बना था। इसी प्रकार x3 में क्या बनेगा? x और x3 और 3, ये 3 बनेंगे ना? 3 बनेंगे कि नहीं? x, x3 और 3। तो पहले वाले नियम के अनुसार x जो होगा, एक इकाई जो एक डिजिट होगा, उसको क्या करते हैं? गुणन करते हैं। तो x को गुणन कर लीजिए, हाँ
वाह वाह वाह, लोकेश चंद्र लिख लिया, अब तो हमको बताना ही नहीं रह गया। आपने बिल्कुल वही कर दिया जो मैं कहने जा रहा था, है ना। तो अगर आप इतनी जल्दी समझ ले रहे हैं तो आगे हमको कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल लोकेश चंद्र ने लिख दिया जो मैं कहने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि x का वर्ग और उसके बाद 2x3, उसके बाद 3 का वर्ग। तो x के वर्ग लिख लीजिए, x का वर्ग, और 2x3 माने 6 मल्टीप्लाई x हो गया, है ना। x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9, ठीक है ना। x का वर्ग प्लस 6x, x का वर्ग प्लस 6x, नहीं अरुणा जी 6x लिखना है, 6x लिखना है और 3 का वर्ग करना है ना। तो ऐसे लिखिए x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9। ये कैसे हुआ आपने समझ लिया ना। x का वर्ग कैसे हुआ, ड्यूप्लेक्स में यही बताया ना, ड्यूप्लेक्स में जो इकाई वाली विधि होती है उसका वर्ग किया जाता है ना। तो x कौन सा है, इकाई वाला है, इसलिए आपने x का वर्ग कर दिया। तो x का वर्ग, उसके बाद क्या विधि लिखी गई है, जब 2 हो डिजिट होए तो 2 गुणे दोनों जो डिजिट है उनको गुणा किया जाता है। तो यहां पर 2 डिजिट कौन सी हैं, x और 3, और उसमें 2 से गुणा और करेंगे तो 2 तिहाई 6 और x। हाँ ये लोकेशन ने लिख दिया। लोकेशन ने लिख दिया। भाई आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, मेरा बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं, आपको कितना धन्यवाद दूं। लोकेशन जी बहुत धन्यवाद है आपको। तो ये जो आपने लिखा x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9, यही तो इसका गुणनफल है और यही तो सूत्र में बताया गया है। वो जो आपने मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो फैक्टर करने वाला जो सूत्र है, यही सूत्र आ गया। इस सूत्र के द्वारा जो प्राप्त होता है वही ड्यूप्लेक्स वाली विधि से आ गया। तो वैदिक गणित में कहा गया कि जो वर्ग संख्याएं, वर्ग हैं, द्विपद का जो वर्ग है, द्विपद के वर्ग को अगर ड्यूप्लेक्स की रीति से किया जाए, द्विपद के वर्ग को अगर ड्यूप्लेक्स की रीति से किया जाए तो वही गुणनफल प्राप्त होता है जो बीजगणित के सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब आगे हम कुछ जो बड़े बड़े गुणनखंडन हैं उसकी बात करते हैं। तो बड़े बड़े गुणनखंडनों में वो जो सूत्र है वो आपको मालूम है। कौन सा सूत्र है, x प्लस ए मल्टीप्लाइड x प्लस बी। इसका गुणनफल क्या होगा आप जानते हैं, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। यही सूत्र है। यस, इस सूत्र को आप जानते हैं। इस सूत्र को अगर आप याद कर लीजिए तो सब बातें समझ में आती चली जाएंगी, है ना। उसका सूत्र क्या है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही इसका सूत्र है। तो इस सूत्र से गुणनखंडन या गुणनफल बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। परंतु जिसमें जो प्रथम पद है उसका गुणनखंड, उसका में गुणांक अगर कोई हो तो उस दशा में उसका जो गुणनफल है प्राप्त करने में कठिनाई होती है और उसके लिए नियम बना हुआ है। तो उसके लिए क्या नियम बना हुआ है मॉडर्न मैथमेटिक्स में और आज के वैदिक गणित में उसको किस प्रकार बताया जाएगा उसको हम बताना चाहते हैं। तो ये थोड़ा हम आगे वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा कठिन जैसा है मगर बिल्कुल ठीक है। हाँ, लोकेशन जी ने आपने लिख लिया, आपने लिख लिया। अब आगे जो हम कहना चाहते हैं वो हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रथम पद है वो उसमें कोई गुणांक उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए यूँ करते हैं कि जैसे मान लीजिए यूँ करते हैं 2x स्क्वायर, हमारा सवाल लिख लीजिए। हमारा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, ये हमारा गुणनफल है। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, आप लिखिए कोई भी। हाँ, आप लिखें कृपा करके।
2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, ऐसे लिखिए। क्या लिखा आपने? 2x स्क्वायर, हाँ लोकेशन लिख लिया, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12। तो इसका जो फैक्टर है, गुणनखंडन है, वो होता है कोष्ठक में x प्लस 4 मल्टीप्लाइड कोष्ठक में 2x प्लस 3। ये इसका जवाब है। इस सवाल का जो गुणनखंडन होता है वो x प्लस 4 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ये इसका जवाब होता है। है ना? ये इसका जवाब होता है। जवाब लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 4 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में 2x प्लस 3। हाँ लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 4। हाँ ये तो आपने पहला वाला लिख दिया जो मैंने पहले बोला, 2x स्क्वायर प्लस 11x। हाँ अरुणाल जी ने 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस, अच्छा ये स्क्वायर के लिए 2 नीचे आ जाता है शायद, टाइप में स्क्वायर का निशान 2 जो वर्ग वाला निशान है वो आता नहीं है, तो इसीलिए आप ऐसा करें। हाँ लोकेशन लिख दिया, लोकेशन लिखा x प्लस 4 और 2x प्लस 3, ये इसका जवाब है ना? तो जो फैक्टर है माने जो गुणनखंडन है और जो गुणनफल है वो दोनों मैंने आपको बता दिया, ये जवाब है। x प्लस 4 मल्टीप्लाइड 2x प्लस 3 ये गुणनखंडन है, और 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 ये गुणनफल है। तो ये कैसे निकलता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त करना थोड़ा कठिन काम होता है, और यदि आपने मॉडर्न मैथमेटिक्स को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तो मैं आपको याद करा दूं कि ये कैसे प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो b है, b माने 11, यहां पर 3 पद है ना, तो 3 पद में दूसरा माने b क्या है? b 11 है ना। तो b जो है उसको हम ऐसा विभाजन करें जो कि m प्लस n हो, 11 बराबर ऐसा विभाजन करें जो कि m प्लस n हो, और जो a और c है माने जो 2 और 12 है वो ऐसा गुणन हो जो कि m गुणे n हो, माने 11 जो है वो m प्लस n हो, और 2 गुणे 12 वो m गुणे n हो। ऐसी शर्त बननी चाहिए, तब ये सवाल निकलेगा। ये सवाल तब निकलेगा जबकि जो b में 11 है वो तो m प्लस n हो। m माने ऐसी कोई संख्या और n माने ऐसी कोई संख्या, कोई 2 संख्याएं हों, उन 2 संख्याओं का जोड़ 11 हो, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो, है ना। b जो है वो m प्लस n हो, माने 11 जो है वो m प्लस n हो, और 2 और 12, 2 गुणे 12 ये m गुणे n हो। अगर ये शर्त पूरी हो जाएगी तो सवाल बन जाएगा। हाँ आपने लिख लिया, हाँ आपने लिख लिया। तो यहां पर जो 11 है वो कैसा है? वो जो 11 है वो 8 और 3 11 होता है, 8 और 3 बराबर 11। तो ये m क्या है? 8, और n क्या है? 3। 8 और 3 मिला के 11 हो जाता है। और जो a और c है, a माने a कौन है? 2,
और C कौन है? 12। तो 2 और 12 का जो गुणनखंडन है, नहीं जो गुणनफल है, 2 और 12 का जो गुणनफल है वो 8 और 3 के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं? 2 को 12 से गुणा कीजिए तो 12 दूनी 24 हो गया। उसके बाद 8 और 3 को गुणा कीजिए तो 8 3 24 हो गया, बराबर हो गया, है ना? तो मैंने क्या कहा है? शर्त क्या बताई गई है? शर्त ये बताई गई है कि जो B का योगफल है, B का जो योगफल है, B माने 11, B माने बीच वाली जो संख्या, बीच वाला गुणांक, B माने बीच वाली संख्या, 11 क्या है ये? हाँ, लोकेशन ने लिख लिया, 8 और 3 11 और 2 गुणे 12 माने 24, 8 गुणे 3, ये तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि 8 + 3 माने 11। देवांश जी भी है कि नहीं है? देवांश जी भी मेरी बात समझ रहे हैं? तो 8 और 3 11 और 2 गुणे 12 बराबर 8 गुणे 3 माने 2 गुणे 12 माने 24, माने 8 गुणे 3 माने भी 24, तो ये बराबर हो गया, इसलिए ये इसका फैक्टर निकल आएगा। तो ये बात मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। अब हम इसी बात को वैदिक गणित के अनुसार बोल रहे हैं। देखिए ना, सवाल और प्रश्न और उत्तर हमने लिखा दिया है, उदाहरण आपके सामने मौजूद है, और मॉडर्न मैथमेटिक्स का तरीका भी आपने देख लिया है। अब मॉडर्न मैथमेटिक्स के जो तरीका आपने पढ़ लिया और मैंने बता दिया और आपने उसको स्क्रीन पर लिख भी दिया है, उसी बात को वैदिक गणित में किस प्रकार कहते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आगे बताऊं? तो वैदिक गणित वाले ये बोलते हैं कि इसमें जो A और C है ना, पहला वाला जो गुणांक है, पहला जो गुणांक है वो कौन है? 2, और C वाला कौन सा है? 12। ठीक है ना, ABC तो समझ रहे हैं ना? 2x में जो 2 है वो A कर लेंगे, 11x में जो 11 है उसको B कर लेंगे, और 12 को C कर लेंगे। तो A और C माने 2 और 12। तो इन 2 और 12 का ये जो 2 और 12 हैं, इनमें से एक का ऐसा अनुपात निकालते हैं जो कि दोनों के समतुल्य हो। अनुपात है ना, प्रोपोर्शन प्राप्त करते हैं, है ना। 12 का ऐसा प्रोपोर्शन प्राप्त करते हैं, C का ऐसा प्रोपोर्शन प्राप्त करते हैं जो कि E के प्रोपोर्शन के समतुल्य हो, है ना। अनुपात वाली विधि भी आपने पढ़ रखी है, तो अनुपात वाली विधि भी यहां पर लागू होती है, ऐसा वैदिक गणित वाले कहते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम अनुपात से सिद्ध कर सकते हैं। तो अनुपात में वे लोग ये करते हैं कि जो C का ऐसा अनुपात प्राप्त कीजिए जो 2 के अनुपात के समतुल्य हो, 2 के अनुपात के बराबर हो, ऐसा अनुपात प्राप्त कीजिए। तो अब देखिए यहां पर 12 है, तो 12 का अनुपात अगर हम ये लें कि 3 12 है ना, 3 और 12 मान लीजिए ऐसा लें, तो 3 का 12 कितना गुणित है? 4 गुणित है। अब 2 का भी वैसे ही अनुपात लेना पड़ेगा, 2 का भी उसी प्रकार से अनुपात लेना पड़ेगा। तो अगर उसी प्रकार से अनुपात लेंगे तो क्या बनेगा? 2 8 चौगुना है ना, 3 12, तो 3 से 12 क्या है? चौगुना है। तो 2 से भी अनुपात में चौगुना लेना पड़ेगा। तो हमारा अनुपात बना 2/8 बराबर है 3/12। ये हुआ, ये अनुपात बना। वैदिक गणित वाले 12 का अनुपात वैसा बनाते हैं जो कि 2 के अनुपात के समतुल्य हो। हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? वैदिक गणित में जो C 12 है उसका अनुपात उस प्रकार देखते हैं जो कि 2 के अनुपात के समतुल्य हो। तो 12 का अनुपात लिया हमने 3/12, यह अनुपात लिया। अब 2 का उसी तरह का अनुपात क्या होगा? 2/8 होगा, है ना। 3 का चौगुना 12 है, तो 2 का चौगुना 8 है, तो 2/8 ये बराबर है 3/12 के। 2/8 ये बराबर है 3/12 के। ठीक है, तो 3/12 को
हम 1/4 भी लिख सकते हैं, है ना। 3/12 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो वैदिक गणित में कहते हैं कि जो 1 और 4 का ये अनुपात निकला, उसमें से जो 4 है वही पहला फैक्टर है, वही पहला फैक्टर है। तो इसका जवाब हुआ x + 4। x + 4 ये एक फैक्टर निकला। इस अनुपात के द्वारा x + 4 ये एक फैक्टर प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरा फैक्टर कैसे किया जाएगा? तो दूसरा फैक्टर के लिए वैदिक गणित वालों ने सूत्र बनाया है। उन्होंने कहा है कि आद्यम आद्येन अंत्यम अंत्येन, ये सूत्र बनाया है। तो सूत्र का मतलब यह है कि जो हमारे सवाल में जो पहला है उससे जो हमने फैक्टर प्राप्त किया है उसका जो पहला है उससे भाग करते हैं। तो जो सवाल है वो क्या है? 2x + स्क्वायर है। तो 2x + स्क्वायर को x से भाग करते हैं। तो भाग करने पर क्या निकला? 2x आ गया, 2x आ गया। और उसके बाद अंत्यम अंत्येन, अंत वाला कौन है? अंत वाला सवाल में कौन है? 12 है। तो 12 को अंत के साथ हमने जो अभी फैक्टर प्राप्त किया, हमने क्या फैक्टर प्राप्त किया है? 4। तो 12 को 4 से भाग कर देंगे, है ना। तो 12 को 4 से भाग करने पर 3 आया। तो इस प्रकार से 2x + 3 ये जवाब आ गया। तो जवाब हुआ x + 4 ब्रैकेट में x + 4 मल्टीप्लाइड 2x + 3, ये इसका जवाब आता है ना। x + 4 मल्टीप्लाइड 2x + 3 जवाब आता है। तो ये कितना स्पष्ट हुआ कितना नहीं ये मैं नहीं जानता। अगर आप कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रकार से ऑनलाइन कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो दिक्कत तो है ना। अगर हमारे पास व्हाइट बोर्ड हो तो समझाने में आसानी हो सकती है, परंतु इसमें थोड़ी समस्या तो है। तो इस बात को मैं एक बार फिर से कहता हूँ, हैं, इस बात को मैं एक बार फिर से कहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर पहले ABC बना लीजिए। A माने क्या है? 2x का जो 2 है वो A है, और 11x का जो 11 है वो B है, और जो 12 है वो C है ना। इस प्रकार से ABC हमने बना लिया। इसके बनाने के बाद ये कहते हैं कि जो C है उसका ऐसा अनुपात प्राप्त कीजिए जो कि A के अनुपात के समतुल्य हो, है ना। A का जो अनुपात है वही C का अनुपात बन जाए, अथवा C का जो अनुपात है वही A का अनुपात बन जाए, ऐसा कहते हैं। तो यहां पर 12 में हमने 3 और 12 का अनुपात कर लिया। 3 और 12 माने एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 12 है, माने चौगुना है। तो 2 का अनुपात कैसा करेंगे? हाँ, लोकेशन ने लिखा, लोकेशन लिख दिया। A = 2, B = 11, C = 12। ठीक, लोकेशन जी बहुत ठीक आपने लिखा। A = 2, B = 11, C = 12। अब इसके बाद अनुपात लिख दीजिए। अनुपात में 3 के बाद 3 अनुपात में जो 2 बिंदी लगाई जाती है ना, आप जानते होंगे मॉडर्न मैथमेटिक्स में, 3 के आगे 2 बिंदी जैसे विसर्ग में लगती है ना, उसके बाद उस तरह बिंदी लग जाती है। तो 3 के बाद 2 बिंदी, उसके बाद 12, और 2 का अनुपात कैसे बनेगा? उसी तरह 2 के बाद 2 बिंदी, उसके बाद 8, 2, उसके बाद 2 बिंदी, फिर 8 बराबर है 3 बराबर 2, आगे 2 बिंदी बराबर 12। इस तरह लिख के बताइए। 2 के आगे अनुपात वाली 2 बिंदी लिखिए। अनुपात के लिए 3 ही क्यों? अनुपात के लिए 3 इसलिए कि ये जो A में 2 है ना, A में जो 2 है ना, उसके साथ अनुपात लगाना है। मतलब C वाले 12 और A वाला 2, इसका अनुपात बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर हम 3 के बजाय 4 और 12 लिखें तो 2 के साथ अनुपात बन नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। मान लीजिए हम यहां पर 4 और 12 कर दें,
4 3 12। तो 4 और 12 अगर हम ये अनुपात बनाना चाहें तो 2 के साथ वो फिट नहीं बैठेगा, 2 के साथ अनुपात फिट नहीं बैठेगा, है ना। 2 के साथ वो अनुपात नहीं फिट बैठेगा, इसलिए 3 और 12 लिखते हैं और 2 और 8 लिखते हैं। तो 3 और 12 का मतलब 1 और 4। तो 1 और 3 और 12 का मतलब हुआ 1/4। तो 1/4 में जो 4 है वो फैक्टर हुआ और x अलग है, तो x + 4 ये फैक्टर हो गया, x + 4 ये फैक्टर हो गया। उसके बाद वैदिक गणित वाले ये कहते हैं कि आद्यम आद्येन अंत्यम अंत्येन, मतलब 2x² को x से भाग दीजिए। हाँ, अगर 4 12 2 6, हाँ अगर 4 12 2 6 4 12, हाँ ये बात तो है, 4 12 2 6, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। 4 12 2 6 ठीक है, इसको बात को हम सोच के बताएंगे आपको, आप भी सोच के बताइए, इस बात को हम सोच के बताएंगे। ये प्रश्न आपका सही है, आप भी सोच के बताइए, कल इस बात को हम सोच के बताएंगे। खैर, तो अभी जो ये सवाल है वो यही है कि हम इसको 1 का अनुपात 4 के साथ लगाते हैं, इसलिए x + 4 हो गया, और उसके बाद जो 2x का स्क्वायर है उसको x से भाग देते हैं, तो बराबर है 2x बनता है। और जो अंतिम वाला 12 है, अंतिम वाला 12 उसको 4 से भाग देते हैं। अंतिम में जो c में 12 था ना, और अनुपात में क्या आया था, जो एक फैक्टर बना था हमारा वो x + 4 बना था, तो 4 से भाग देते हैं, तो 12 को 4 से भाग देते हैं, इसलिए 3 आता है। तो दूसरा फैक्टर हो जाता है 2x + 3, इस प्रकार हो जाता है 2x + 3। तो ये हमारा सवाल का जवाब हो गया, x + 4 × 2x + 3, ये जवाब हो गया। तो ठीक है, अगर आप चाहें तो एक और करें, परंतु फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ कठिन जैसा था और उदाहरण भी इसके बहुत कठिन जैसे थे। कल हम इसका कुछ और भी उदाहरण आपको कह पाएंगे, तो और जो समस्या आएगी वो भी आप लिख के बताएंगे, तो उसको भी हम दूर कर पाएंगे। तो ठीक है, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।